दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज में आज फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ कॉमन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आईटीआई, डिप्लोमा या डिग्री के स्टैंडर्ड में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस का टॉपिक ये रहेगा: वोल्टेज लेवल इन इंडिया, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड द केबल फॉल्ट। आज एक छोटे से सीरीज में ये 5 क्वेश्चंस हम लिए हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन अगर ये होगा, व्हाट आर द वोल्टेज लेवल इन इंडिया। दोस्तों, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टेज लेवल है, इसकी रिप्लाई, इसका आंसर आपको डिफरेंट टेक्स्ट बुक में अलग अलग मिलेगा। लेकिन जब आप कोई भी इंटरव्यू में इसके आंसर में आप ये मेंशन करेंगे, आज पर नेशनल इलेक्ट्रिक कोड 2011 सेक्शन 2 के तहत वोल्टेज की क्लासिफिकेशन ये है: लो वोल्टेज व्हिच डज नॉट एक्सीड 250 वोल्ट, मीडियम वोल्टेज व्हिच एक्सीड्स 250 वोल्ट बट लेस देन 650 वोल्ट, हाई वोल्टेज more than 650 volt but less than 33 kilovolt means 33,000 volt, और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कैटेगरी में वो आते हैं मोर देन 33 kV। ये रिप्लाई आप रखेंगे और उस रिप्लाई से पहले आप ये जरूर मेंशन करिएगा, आज फॉर नेशनल इलेक्ट्रिक कोड 2011 सेक्शन 2। ऐसे दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन में आएंगे इफेक्ट ऑफ लो वोल्टेज एंड अनबैलेंस वोल्टेज। एक प्रोसेस इंडस्ट्री में या जहाँ पे बड़े बड़े फैक्ट्री में मैक्सिमम जो मोटर्स यूज होता है, दैट इज द काइंड ऑफ दिस इंडक्शन मोटर। 90% इंडक्शन मोटर यूज होता है प्रोसेस इंडस्ट्री में या कोई भी फैक्ट्रीज में। स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल या मीडियम स्केल की मैक्सिमम जगह में एसी इंडक्शन मोटर प्रिफर किया जाता है। तो हम उसी के इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ लो वोल्टेज एंड अनबैलेंस वोल्टेज। इफेक्ट ऑफ लो वोल्टेज में क्या होता है, इंडक्शन मोटर अगर वोल्टेज हमारा लो होगा, उस कैपेसिटी के हिसाब से, उस टॉर्क के हिसाब से, तो वो ज्यादा करंट वो ड्रॉ करेगा। उसका जो एग्जैक्ट रिप्लाई ये होगा, लो वोल्टेज इज ए मेजर कॉज ऑफ ओवरहीटिंग as it draws the extra current, not high current, as it draws the extra current to deliver the power expected of it। इंडक्शन मोटर का जो किलोवाट रेटिंग है, उस किलोवाट रेटिंग को फुलफिल करने के लिए वोल्टेज अगर लो हो जाता है तो करंट हमारा हाई ड्रॉ करेगा, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा करंट विल ड्रॉ। इस एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करने से इंडक्शन मोटर हमारा हीट करेगा, ओवर हीटेड होगा, जितना एक्सपेक्टेड हीट होना चाहिए उससे ज़्यादा हीट करेगा। और इस अबनॉर्मल हीटिंग से क्या होगा, दिस रिड्यूसेस द मोटर लाइफ। मोटर का लाइफ कम होगा। मोटर का लाइफ मतलब मोटर का जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन की लाइफ कम होगा। वंस मोटर का इंसुलेशन लाइफ कम हो जाएगा तो मोटर हमारा डिरेटेड होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी वो खराब होगा। खराब मतलब शॉर्ट सर्किट होगा। सेकंड थिंग है स्टार्टिंग एबिलिटी। उसका जो स्टार्टिंग एबिलिटी, जो मतलब इंस्टेंट स्टार्ट वो करता था पहले, लो वोल्टेज होने से, फ्रीक्वेंट लो वोल्टेज होने से इसकी स्टार्टिंग एबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा। सेकंड पार्ट में ये अनबैलेंस्ड वोल्टेज। अनबैलेंस्ड वोल्टेज इट मोर हार्मफुल देन लो वोल्टेज। अनबैलेंस्ड वोल्टेज में क्या होगा, वो एक नेगेटिव सीक्वेंस करंट प्रोड्यूस होगा। नेगेटिव सीक्वेंस करंट फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा वो पॉजिटिव सीक्वेंस फ्लक्स की एंटी डायरेक्शन में रहेगा। इस एंटी डायरेक्शन में रहने से क्या होगा, दिस मोटर विल गेट ओवरहीटेड। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों का, जो पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस के बीच में, जो मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में जो अपोजिट जो भी वहां उसमें कोलाइजन होगा, उसमें क्या होगा, ओवरहीटिंग ऑफ द मोटर होता है।
और दोस्तों ये एक सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज है, आप इसको जरूर मेंशन करिएगा कोई भी इंटरव्यू के रिप्लाई में, अनबैलेंस्ड वोल्टेज शुड नॉट बी मोर देन 2%। 2% से ज्यादा अनबैलेंस्ड वोल्टेज कभी भी नहीं होनी चाहिए। वेरी स्पेसिफिक रिप्लाई दीजिएगा उसका, कभी भी अगर इंटरव्यू में ये चीज पूछा जाता है, वेरी स्पेसिफिक इंटरव्यू में वेरी स्पेसिफिक आंसर आप देने की कोशिश करिए कि इसमें आपका टाइम सेव होगा। थर्ड थिंग आ जाइए, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड डाइलेक्ट्रिक लॉस। दोस्तों ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज करते हैं, क्यों? ताकि हमारा जो कंडक्टर्स है वो हमारा अर्थ को डायरेक्टली टच ना करे, इसके बीच में वो हम लोग एक इंसुलेटर डाल देते हैं। और इंसुलेशन, ये जो इंसुलेशन होता है वो हमारा डिफरेंट वोल्टेज लेवल के हिसाब से डिजाइन होता है, या हमारा अलग अलग इंसुलेटिंग मटेरियल का वोल्टेज लेवल अलग अलग होता है। सो इसमें हम ये बोलेंगे एक an insulation cannot withstand the infinite quantity of voltage without being damaged. If the operating voltage is gradually increased across the insulation, definitely one value will come, these insulations will be get punctured. जो मैक्सिमम वोल्टेज हमारे इंसुलेशंस के ऊपर में दिया गया उसके बाद में वो पंक्चर किया, उसको बोला जाता है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसका सिंपल डेफिनेशन ये होगा, द वोल्टेज एट व्हिच द इंसुलेशन इज गेट पंक्चर्ड, दिस इज कॉल्ड द ब्रेकडाउन वोल्टेज और पंक्चर वोल्टेज, एंड ये जो वोल्टेज है वो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाता है। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो हमारे जो सिंबल्स होता है उसको VBR बोलते हैं। VBR इज इक्वल टू EBR इंटू H। ये H क्या होता है? ये H होता है थिकनेस। द थिकर द इंसुलेशन लेयर द ग्रेटर द ब्रेकडाउन वोल्टेज। अगर आपका थिकनेस ज्यादा होगा तो ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा होगा, क्योंकि ये यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और उसका यूनिट क्या होगा? किलोवोल्ट फॉर मिलीमीटर। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है? आपका रिप्लाई होगा किलोवोल्ट फॉर मिलीमीटर। और दोस्तों ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो अलग अलग इंसुलेटिंग मटेरियल्स के ऊपर भी वो वेरी करता है। जैसे आपका नेचुरल रबर हो गया, वो हो गया 24 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर। माई का सबसे हाईएस्ट है 75 to 80 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर। ऐसे ड्राई एयर है, जो सूखे हवा है, उसका होता है 31.1 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर मैक्सिमम वैल्यू। जैसे ओवरहेड कंडक्टर में ये पूछा जाता है कि दोनों एसी सर कंडक्टर आपका राउंड कर रहा है, इसके बीच में इंसुलेशन क्या है? इसके बीच में इंसुलेशन होता है, इसके बीच में इंसुलेशन होता है एयर। 31.1 के भी क्रॉस करने के बाद में वो एयर भी पंक्चर हो जाता है। आप देखे होंगे जब नमी के सीजन में, जब बारिश के सीजन्स में, आपको जो ओवरहेड लाइन, इवन LT ओवरहेड लाइन में तो बहुत कम दिखाई होता है, आपका मीडियम वोल्टेज लाइन में या आपका हाई वोल्टेज लाइन में वो एक हिसिंग नॉइज एक प्रोड्यूस होता है, चर करके एक आवाज आता है। दैट मीन्स दिस एयर इज गेट पंक्चर्ड। 31.1 के ऊपर में वो क्रॉस किया है, क्योंकि मॉइस्ट एयर में, जिससे एयर में नमी होता है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद में दोस्तों आइए कि डाइलेक्ट्रिक लॉस। डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है? जो वोल्टेज हम इंसुलेटर को देते हैं, जो वोल्टेज हम इंसुलेटिंग मटेरियल को देते हैं, वो वोल्टेज क्या होता है? वो ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करके उसमें कैसे होता है? वो हीट लॉस होता है। वो पहले फिर माने वो हीटेड होने लगता है। जब वो हीट होने लगता है तो उसमें एक हीट का एक फॉर्मूला है, दैट इज एक्सप्रेस्ड इन दिस पावर। तो ऐसी वोल्टेज हमने अप्लाई किया इंसुलेशन के ऊपर में, कुछ वोल्टेज उसमें ऑब्जर्व हुआ, ऑब्जर्व होने के बाद में डिसिपेटेड इन हीट। ये दोस्तों अगर एक आइडियल इंसुलेटिंग मटेरियल है, पूरे आइडियल कंडीशन में, ये जो करंट है इस वोल्टेज को 90 डिग्री वो लीड करेगा। आप एक इंसुलेटर को आप एक कैपेसिटिव सर्किट मान सकते हैं। लेकिन कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल आइडियल नहीं होता है। इसमें क्या होता है? फिर ये जो करंट है इस वोल्टेज को कुछ डिग्री तक वो लीड करता है, कंप्लीट 90 डिग्री नहीं। इस केस में हमने थीटा लिया है, इसको बोलते हैं तो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल माने डेल। ये जो डेल होता है वो 90 डिग्री माइनस दिस थीटा, दैट इज डेल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। और इसको एक्सप्रेस किया जाता है टैन डेल में। ये जब थोड़ा सा डेप्थ में आप स्टडी करेंगे इसके बारे में, आप और थोड़ा जानकारी लेंगे, और इन फ्यूचर भी हम कोशिश करें कि इस चीज को ये करने के लिए, कवर करने के लिए। तो ये जो पावर होता है कि डाइलेक्ट्रिक लॉस जो पावर होता है P इज इक्वल टू
V स्क्वायर 2 पाई एफ सी टैन डेल्टा। टैन डेल्टा हमारा ये एंगल होता है, V स्क्वायर जो अप्लाइड वोल्टेज का स्क्वायर होता है 2 पाई एफ सी। एक कैपेसिटिव सर्किट में 2 पाई एफ हो गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, कैपेसिटिवनेस बढ़ेगा तो ये पावर लॉस बढ़ेगा, टैन डेल्टा बढ़ेगा तो ये पावर लॉस बढ़ेगा। ये हो गया हमारा डाइलेक्ट्रिक लॉस। अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन में, व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ दिस रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर ये चीज पूछा जाता है कि जब हम कोई बेसिक्स के बारे में डिस्कशंस करते हैं, दैट इज 3 टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस आर देयर, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस क्या होता है, बिलो 1 ओम। बिलो 1 ओम की कैटेगरी में क्या क्या आता है, जो एलटी पैनल में या एचटी पैनल में जो हमारा बस बार पैनल में यूज होता है, कॉपर का बस बार। फिर आता है इलेक्ट्रिकल फ्यूज, फिर आता है इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, फिर आता है मोटर वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। इसकी वैल्यू दोस्तों 1 ओम से नीचे होता है। इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट हम ये मानेंगे कि जैसे कोई एक कॉन्टैक्टर हो गया या कोई एक स्टार्टर हो गया, जिसका जो भी एनओएनसी कॉन्टैक्ट है या जो उसकी पावर कॉन्टैक्ट है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, और इसकी वैल्यू 1 ओम से कम होता है। फिर आ जाता है कि मीडियम रेजिस्टेंस। मीडियम रेजिस्टेंस 1 ओम से तो ज्यादा है लेकिन 10 किलो ओम से कम है। वो क्या होता है, जैसे कॉइल्स है, कुछ रेजिस्टर्स है और कुछ वाइंडिंग्स ऑफ दिस वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स है। वोल्टेज ट्रांसफार्मर मतलब ये होता है कि वोल्टेज ट्रांसफार्मर इज वन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। हाई वोल्टेज की केस में सपोज 132 केवी में हम डायरेक्टली वोल्ट मीटर तो नहीं लगा सकते हैं, 132 केवी को स्टेप डाउन करके हमको 110 वोल्ट में लाना पड़ता है। 132 केवी के हिसाब से 110 वोल्ट हमारा प्रोपोर्शनेटली कम होता है, सो दैट हम उस वोल्टेज को मेजर कर पाएंगे। वो जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर में जो रेजिस्टेंस यूज होता है, दैट्स कम्स अंडर दिस मीडियम रेजिस्टेंस। फिर होता है हाई रेजिस्टेंस, अबाउट 10,000 ओम, माने ओपन सर्किट। सपोज कि कोई एक आइडियल इंसुलेटिंग मटेरियल, वो हो गया आपका हाई इंसुलेटिंग में। फिर आ जाइए दोस्तों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईआर एंड ईआर। आईआर दोस्तों क्या होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। सपोज हम वही कि हम बात करेंगे कि जो मैंने इंडक्शन मोटर के केस में, इंडक्शन मोटर का जो आर्मेचर की वाइंडिंग है, वो वाइंडिंग और ये जो रोटर के बीच में वो एक इंसुलेटिंग होना चाहिए, वो एक इंसुलेशन मस्ट है। उस इंसुलेशन के लिए वो वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड द इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू। आइडियली द वैल्यू शुड बी इनफाइनाइट, ये तो इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली इट शुड बी ऑन हाई वैल्यू जस्ट टू अवॉइड द लीकेज करंट। लीकेज करंट हमारा ना हो, बस ये होनी चाहिए। अभी जो आ रहे हैं एक सबसे अहम मुद्दे पर आ रहे हैं, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ द इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस। ये दोस्तों थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे। एक इंसुलेटिंग मटेरियल ये देखिए, इसमें वोल्टेज अप्लाई किया गया है। वोल्टेज अप्लाई करने के बाद में इट्स कम्स अंडर दिस वॉल्यूम, ये एक वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम के थ्रू में जो लीकेज करंट जाता है उसको बोलते हैं कि वॉल्यूम लीकेज करंट। इसकी सरफेस के ऊपर जो करंट फ्लो हो जाता है इसको बोलते हैं कि सरफेस लीकेज करंट। कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल्स के ऊपर में 2 टाइप का लीकेज करंट होता है। वॉल्यूम, जो हमारा वॉल्यूम्स को डेप्थ को पेनिट्रेट करके आगे बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं कि वॉल्यूम लीकेज करंट। और जो उस इंसुलेटिंग मटेरियल की सरफेस के ऊपर फ्लो हो जाता है, दैट्स कॉल्ड द सरफेस लीकेज करंट। तो ये जो वॉल्यूम रेजिस्टिविटी दैट इज आरवी एंड सरफेस रेजिस्टिविटी दैट इज आरएस, ये दोनों पैरेलल में होते हैं। और लीकेज करंट जो होता है दैट इज द सम्स ऑफ, ये दोनों की एडिशन है आईवी प्लस आईएस। ये होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ये मेगर में मेजर किया जाता है। और थर्ड थिंग हम आएंगे दोस्तों, अर्थ रेजिस्टेंस। अर्थ रेजिस्टेंस का ये मतलब है कि एक अर्थ बॉडी को जो रेजिस्टेंस, क्योंकि अनवांटेड लीकेज करंट या एक्सीडेंटल लीकेज करंट को हम लोगों ने उसको कोशिश यही करेंगे कि दैट शुड कम्स थ्रू दिस ग्राउंड, बिकॉज ग्राउंड इज ए न्यूट्रल वोल्टेज। ग्राउंड में हमारा 0 वोल्ट रहता है, इसीलिए हम लोग अर्थिंग की प्रोवाइड करते हैं। अर्थिंग का मैक्सिमम वैल्यू 5 ओम है और मिनिमम वैल्यू 0.5 ओम है, और जितने कम होना चाहिए उतनी अच्छी बात है। दैट इज कॉल्ड दिस अर्थ रेजिस्टेंस। फॉर ए गुड अर्थिंग वैल्यू दिस शुड बी मिनिमम 0.5 ओम और मैक्सिमम 5 ओम। ये अलग अलग जगह में वेरी होता है। जैसे एक हाई टेंशन सबस्टेशन में वो वैल्यू 0.5 ओम से होना चाहिए, और हमारा डोमेस्टिक कैटेगरी में 5 ओम होने से भी चल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।